सुप्रभात। मैं सौमिता पांडे। मानवशास्त्र विभाग से मेरा परास्नातक और पीएचडी दोनों ही हुई है लखनऊ विश्वविद्यालय से। उसके बाद आईएसआर से मेरा पीडीएफ हुआ है। मानवशास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाने का मेरा अनुभव रहा है। जैसा कि पिछले सत्र में हम लोग चर्चा कर रहे थे अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान और विकास के संदर्भ में। तो हमने पिछले सत्र में देखा था कि किस तरह जो अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान है, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, उसका उसमें एसडीजी और एमडीजी जो हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और उससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उनका क्या किस तरह का उनका रोल रहा है, दोनों में क्या अंतर है। जैसे कि जो एसडीजी थे वो ज़्यादा समावेशी थे और वो सारे ही विश्व के सभी देशों पे एक समान रूप से लागू थे। उसमें जो विकासशील और विकसित देशों का जो कॉन्सेप्ट था वो मायने नहीं रखता था, वो विश्व के सभी देशों पे एक समान तरीके से लागू किए गए थे। ये आर्थिक समावेशी होने के साथ-साथ जो सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो थे, उन्होंने और अलग-अलग आयामों पे भी सामाजिक चुनौतियों के समाधान करने की जो उनकी क्षमता थी उसको संबोधित किया, जो देशों की जो क्षमता थी उसको संबोधित किया था। और विकेंद्रीकृत सहयोग और लंबवत एकीकृत कार्रवाई का उपयोग इन्होंने स्थानीय सरकारी एजेंसीज और नागरिक समाजी और एनजीओज जो निजी संगठन थे उनको इनका लाभ उठाने में सक्षम करने के लिए उनका प्रयास था। इसके बाद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो थे वो शुरुआत में सन 2000 में लागू किए गए थे, और उसके बाद 15 सालों बाद जब इसका एक इवैल्यूएशन किया गया तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनको लागू किया गया था। जिसके बाद हमने ये देखा था कि मानव विज्ञान जो है उसका बाजार के संदर्भ उसकी क्या महत्वता है, किस तरह का उसका योगदान है और कैसे बाजार को कैसे संबोधित करता है मानव विज्ञान, जिसमें कि हमने मेलिनोस्की और मार्गरेट मीड का जो अहम भूमिका थी उसके बारे में जाना था। और जैसा कि हम जानते हैं कि मेलिनोस्की का जो कार्य रहा है वो ट्रॉब्रियन आइलैंडर्स के ऊपर रहा है, जिसमें कि उन्होंने पापुआ न्यू गिनी में जो ट्राइब्स थे उनके ऊपर उन्होंने शोध किया था, और लगभग 5 ट्राइब्स थे जिन पे उनका काम था, और उस संदर्भ में उन्होंने कूला का एक अहम कॉन्सेप्ट जो था वो दिया था, जो कि ट्राइब्स में बाजार के संदर्भ में वो उसको देखते थे। ये कूला जो था ये कुछ कीमती वस्तुओं के आदान-प्रदान से संबंधित था, जिसमें कि हमने देखा था कि उसमें लाल शेल यानी कि रेड शेल वाले नेकलेसेस होते हैं, हार होते हैं, और व्हाइट शेल वाले आर्म बैंड होते हैं, जिनको कि वो वेगुआ और मवाली कहते थे। इसके अलावा जो अन्य वस्तुओं का विनिमय करते थे जिसको कि वो गिमवाली कहते थे। तो इस तरह का जो इनका आपस में आदान-प्रदान था, ये एक पहले से प्री डिसाइडेड एक दिशा में होता था, जिसमें कि जो हार होते थे, जो नेकलेसेस होते थे, उनको वो दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते थे, और जो सफ़ेद उनके शेल आर्म बैंड होते थे उनको वामवर्त दिशा में घुमाया जाता था। कूला के संदर्भ में ये कहा जाता है, मेलिनोस्की ने ये कहा था अपने अवलोकन में, ट्रॉब्रियन आइलैंडर्स को के अवलोकन में उन्होंने ये कहा था कि वंस इन कूला ऑलवेज इन कूला, मतलब कूला जो है वो एक ऐसी रिंग है जिसमें कि आप एक बार जब उसका हिस्सा बन जाते हैं तो आप आजीवन उसमें रहते हैं। और सबसे ख़ास बात ये थी कि इसमें जो वस्तुओं का आदान-प्रदान होता था, उन वस्तुओं का की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती थी। उनकी जो वैल्यू थी वो सेरेमोनियल ज़्यादा होती थी। तो इस तरह से हमने देखा कि बाज़ार के संदर्भ में मानव शास्त्रियों का क्या मत है। उन्होंने बाज़ार का मानव शास्त्रीय विश्लेषण किया, और उन्होंने जिसमें ये देखा कि अलग-अलग समुदायों में, अलग-अलग समाज में जो विनिमय प्रणालियाँ हैं वो किस तरीके की हैं, उसमें किस तरह के औपचारिक गुण हैं, और संस्कृति के संदर्भ में उसका संवर्धन करते हुए उन्होंने बाज़ार पे
अलग-अलग मानव विज्ञानियों के अलग-अलग मत थे। इसके संदर्भ में हमने कुछ मेथोडोलॉजिकल कॉन्ट्रिब्यूशंस भी देखे थे, जिसमें कि सेंट्रल प्लेस थ्योरी थी। उसके बाद हमने देखा था कि संस्कृति के स्तर पर भी एक तुलनात्मक शोध का सुझाव दिया गया था। इसके अलावा इसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका उसकी भी थी। तो हम पिछले सत्र के को आगे बढ़ाते हुए हमने ये देखा कि किस तरह मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान में का एक हम कह सकते हैं उसका उप डिसिप्लिन है, उसका एक सब डिसिप्लिन है। और स्वास्थ्य के संदर्भ में मानव विज्ञानियों की क्या राय है, वो इसको कैसे देखते हैं और उन किस तरह का दृष्टिकोण है। तो जिसमें हमने ये देखा था कि जो मानव विज्ञानी हैं वो अपने ज्ञान का उपयोग जो है वो समुदाय के सामने आने वाले मुद्दों को पता लगाने के लिए और सुलझाने के लिए करते थे। तो वे समुदायों की बेहतरी के लिए, विकास के लिए प्रभावी नीतियाँ बनाने में और नीति निर्माताओं और लक्षित जो टारगेट कम्युनिटीज़ थी, टारगेटेड लक्षित समुदाय जो थे, उनके बीच में जो अंतर था, उसको पाटने में मानव शास्त्रियों की अहम भूमिका रही है। ये मानव शास्त्रीय अनुसंधान जो है इसका इतिहास लोक प्रशासन में, मनोविज्ञान में, समाजशास्त्र में, स्वास्थ्य विज्ञान में, इन सब में हम कह सकते हैं कि अंतर विषयी रहा है, ओवरलैपिंग रहा है। तो स्वास्थ्य विज्ञान के जो अक्सर पेशेवर अगर हम कहें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन और प्रचार में मानव विज्ञानियों से परामर्श लिया जाता है। वो संस्थागत और सार्वजनिक डोमेन में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए मानव शास्त्रीय ज्ञान और तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जो जो समूह हैं जिनका अस्तित्व जो है वो जोखिम में है या उनके कल्याण को वो सुनिश्चित करते हैं। वे स्वास्थ्य व्यवहार और प्रचार और बीमारी से संबंधित जो दृष्टिकोण है, जो उनकी किसी भी समुदाय के जो अपने विश्वास हैं, विचार हैं और सामाजिक स्तरीकरण और स्वास्थ्य सेवाओं तक जो पहुँच के बीच के संबंधों को समझते हैं और उनका प्रचार-प्रसार करते हैं। तो ये स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर को दुनिया भर के समुदायों के सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ के अनुकूल हस्तक्षेप रणनीति विकसित करने में सहायता करता है। जब हमने स्वास्थ्य की बात की थी, तो हमने ये देखा था कि जो मानव विज्ञानी हैं, वो जैव सांस्कृतिक दृष्टिकोण उनका रहता है स्वास्थ्य के अध्ययन को लेकर और वो मानव स्वास्थ्य को समझने के लिए महामारी विज्ञान या पारिस्थितिक महत्वपूर्ण चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा मानव विज्ञान और व्याख्यात्मक दृष्टिकोण जैसे सैद्धांतिक दृष्टिकोणों का उपयोग करते हैं। मानव विज्ञानी मनुष्य को पर्यावरण से जुड़े जैविक और सांस्कृतिक प्राणी के रूप में देखते हैं। सामाजिक संस्कृति और सामाजिक जैविक बारीकियों, आनुवांशिक विशेषताओं, पर्यावरणीय मानदंडों, इन सब के बीच बातचीत जो है वो एक समुदाय के स्वास्थ्य को परिभाषित करती है। किसी समुदाय की स्वास्थ्य स्थिति ये दर्शाती है कि समुदाय अपने पर्यावरण के प्रति कितनी अच्छी तरह से अनुकूलित है। मतलब कि वो कितना वेल अडैप्टेड है, कैसे वो अपने पर्यावरण के साथ उसने सामंजस्य बिठाया है और उसकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं। तो जैव सांस्कृतिक अध्ययन विभिन्न पर्यावरणीय सेटिंग्स में मानव आबादी के स्वास्थ्य और अस्तित्व के संकेतक के रूप में विभिन्न जनसांख्यिकी फेनोटाइपिक मतलब जो अपीयरेंस, जो देखने में जो अंतर होते हैं, दिखने में जो किसी भी, क्योंकि एक ही समुदाय के अंदर जो लोग होते हैं वो अलग-अलग तरीके के दिखते हैं, तो जो फेनोटाइपिक डिफरेंसेस उन्हें कहते हैं। तो फेनोटाइपिक और आनुवांशिक विशेषताओं का उपयोग करते हैं। स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य को समझने या जानने वाला जो व्यवहार होता है, उसके संबंध में हर संस्कृति की अपनी धारणा होती है, उसकी अपनी मान्यताएँ होती हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो अगर हम कहें तो स्वास्थ्य को कैसे परिभाषित करता है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर हम देखें तो पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। मतलब कोई भी, किसी भी समुदाय के जो लोग हैं, वो पूरी तरह से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ हों। सिर्फ बीमारी ना होना या किसी दुर्बलता की अनुपस्थिति होना, इसे स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं दी जा सकती है।
तो शारीरिक स्वास्थ्य की जो अवधारणा है वो एलोस्टैसिस से जुड़ी हुई है। मतलब कि जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं उसके माध्यम से शारीरिक होम्योस्टैसिस का रखरखाव, मतलब कि आप अपने शरीर को बदलती हुई परिस्थितियों के साथ अनुकूलन कर सकें, इसको शारीरिक स्वास्थ्य कहा जाता है। मानसिक स्वास्थ्य को कैसे संवर्धित किया जाता है? इसकी परिभाषित जो मानदंड है, सुसंगतता की भावना, जो किसी व्यक्ति को मजबूत मनोवैज्ञानिक तनाव से सफलतापूर्वक निपटने और स्वस्थ होने और आघात के बाद के तनाव, जो तनावी विकार होते हैं उनको रोकने की जो क्षमता होती है उसको मानसिक स्वास्थ्य की संज्ञा दी जाती है। सामाजिक स्वास्थ्य में लोगों की अपनी क्षमताओं और दायित्वों को पूरा करने, अपने जीवन का प्रबंधन करने और काम सहित सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने की जो क्षमता है उसको कहा जाता है। तो अगर हम मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी के संदर्भ में बात करें, मतलब कि मानव विज्ञान का मेडिसिन में क्या रोल है, तो मानव विज्ञान जो है वो एक चिकित्सा मानव विज्ञान का एक उपक्षेत्र है, जो मानव समाजों और संस्कृतियों के बीच स्वास्थ्य, बीमारी, रोग और उपचार को समझने के लिए मानव शास्त्रीय और सामाजिक विज्ञान ज्ञान, सिद्धांतों और तरीकों को लागू करता है। चिकित्सा मानव विज्ञानी जो होते हैं वो रोग और बीमारी का मुकाबला करने के लिए विभिन्न मानव समुदायों द्वारा तैयार की गई रणनीतियों और प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। वे बीमारी के कारण और उनके स्वास्थ्य व्यवहार के बारे में लोगों की मान्यताओं और धारणा को नियंत्रित करने वाली सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं के बीच संबंधों का आकलन करते हैं। मतलब किसी भी समुदाय की बीमारी को लेके या स्वास्थ्य को लेके क्या समझ है और किसी भी बीमारी से निपटने की उनकी किस तरह की सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था है, किस तरह की संस्थाएं उसके लिए काम करती हैं, इसका आकलन मानव विज्ञानी करते हैं। चिकित्सा मानव विज्ञानी जो है वो सामाजिक, सांस्कृतिक, मैजिकल, रिलीजियस, जादू, धर्म, राजनीतिक पारिस्थितिकी संरचनाओं से स्वास्थ्य, बीमारी और उपचार को देखते और चित्रित करते हैं। मतलब किसी भी समाज में अगर कोई किसी तरह की कोई बीमारी है, कोई अस्वस्थता है, तो उनकी संस्कृति में उसके लिए किस तरह के उपाय हैं, जादू, धर्म, क्योंकि जब हम इंडिजिनस लोगों की बात करते हैं, ट्राइब्स की बात करते हैं, तो ट्राइब्स में हमने देखा है कि वहाँ पे स्पिरिचुअल हीलिंग भी की जाती है, मैजिकल हीलिंग का भी वहाँ पे कॉन्सेप्ट है, रिलीजियो मैजिकल हीलिंग भी होती है, जिसमें कि जादू और धर्म दोनों एक साथ काम करते हैं किसी भी अस्वस्थता या किसी भी बीमारी को से निपटने के लिए। तो चिकित्सा मानव विज्ञान के क्षेत्र में एथनो मेडिसिन जो है वो एक महत्वपूर्ण आयाम है। तो ये एथनो मेडिसिन, आइए जानते हैं कि क्या होता है। अगर हम मोटे तौर पे देखें तो एथनो मेडिसिन जो है वो स्वास्थ्य, बीमारियों और बीमारी की सांस्कृतिक व्याख्या से संबंधित पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को संदर्भित करता है, जो स्वास्थ्य, देखभाल प्रक्रिया और उपचार प्रथाओं को संबोधित करता है। मतलब किसी भी समुदाय में स्वास्थ्य और बीमारी को लेके किस तरीके की समझ है, उसकी सांस्कृतिक व्याख्या क्या है और उसकी जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, यानी कि वो उस बीमारी का इलाज अपने पारंपरिक तरीके से किस प्रकार करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम एथनो मेडिसिन के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके दो बुनियादी लक्ष्य होते हैं एथनो मेडिसिन के। सबसे पहले ये स्वास्थ्य संबंधी जो सिद्धांत और ज्ञान की जांच करता है और लोगों की एक संस्कृति में रहकर जो उनको उनको विरासत में जो उनको मिला है, जो उनका पारंपरिक तरीका है, वो उसके बारे में सीखता है, सिखाता है। तो ये जानकारी किसी संस्कृति के चिकित्सीय सामान्य ज्ञान या चिकित्सीय तर्क का आधार बनती है और जिसका उपयोग लोग अपनी बीमारियों को समझने और इलाज करने के लिए करते हैं। मतलब कि अगर हम इसको हम अगर सारांश में देखें तो एथनो मेडिसिन दरअसल किसी भी समुदाय के को में स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरीके की जो असंगतता है उसको दूर करने के लिए उनकी किस तरह की पद्धतियां हैं, उनके सांस्कृतिक तौर तरीके क्या हैं, उस अस्वस्थता को या उस बीमारी को लेकर उनकी समझ कैसे है और उनकी जो संस्कृति है वो किस तरीके के इलाज की पद्धतियां, पारंपरिक पद्धतियां लोगों लोगों के बीच में होती हैं, उसके बारे में एथनो मेडिसिन जानकारी देता है। ये जो है ये लोक या आदिम चिकित्सा का पर्याय है और ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में
प्रचलित स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं की मौखिक परंपरा को पूरा करता है। मतलब कि अगर हम जब ट्राइब्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे ये जो चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, ये मौखिक परंपरा के तौर पे एग्ज़िस्ट करती हैं। एथनो मेडिसिन जो है वो सांस्कृतिक संदर्भ से संबंधित है। जो चिकित्सा मानव विज्ञानी ग्रामीण गांवों, क्लिनिकों, स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी अस्पतालों जैसी विविध सेटिंग्स में काम करते हैं, उनका ध्यान साथ ही साथ परस्पर एथनो मेडिसिन पर भी रहता है। तो चिकित्सा मानव विज्ञान जो है वो हम कह सकते हैं कि मानव विज्ञान का ही एक उपक्षेत्र है, जो कि हमने भी जाना कि स्वास्थ्य, बीमारी और बीमारी का उपचार समझने के लिए मानव विज्ञान और सामाजिक ज्ञान और उसके जो अलग-अलग तौर तरीके हैं, उन लागू करने के जो तरीके हैं, उनका अध्ययन करता है। अ, और अगर हम इसको अगर जब हम इसको किसी समुदाय विशेष के संदर्भ में देखते हैं, तो वहाँ किस तरीके की के उनके सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज़ हैं, किसी भी बीमारी को समझने के उनके क्या तरीके हैं, उस बीमारी को लेके उनकी सांस्कृतिक समझ क्या है और उस बीमारी के इलाज को लेके उनकी सांस्कृतिक पद्धतियाँ क्या हैं, इसको हम मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी के तहत और ख़ास तौर पे एथनो मेडिसिन के तौर पे पढ़ते हैं, हम इसको जानते हैं। अब हम बात करेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य की, मतलब पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट की, प्रबंधन की। तो जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है वो समाज, संगठनों, सार्वजनिक और निजी समुदायों और व्यक्तियों के संगठित प्रयासों और सूचित विकल्पों के माध्यम से बीमारी को रोकने, जीवन को लंबा करने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का विज्ञान है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामुदायिक भागीदारी एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि ये ठोस और संगठित जो प्रयास होते हैं पूरे समुदाय के, जो मिले-जुले आपस में संगठित जो प्रयास होते हैं, उनका उपयोग करके स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं और बीमारी को रोकने में सहायता करते हैं। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और मानव विज्ञान दोनों ही मुख्य रूप से समुदाय आधारित अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब कि इसको हम किसी इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पे नहीं देख सकते हैं। जब हम हेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं, स्वास्थ्य प्रबंधन की, तो इसमें समुदाय का एक विशेष रोल होता है, योगदान होता है। और ये जो योगदान है, ये पद्धतिगत शोधन और डेटा व्याख्या तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयुक्त हस्तक्षेप, रणनीतियों के विकास और प्रभावी नीति निर्माण तक विस्तारित है। जो व्यवस्थित डेटा संग्रह के लिए मानव विज्ञान का उपयोग और गुणात्मक और मात्रात्मक उपकरणों के संयोजन ने पद्धतिगत शोधन में सहायता की है, और स्वास्थ्य डेटा से संबंधित जो परिणाम हैं, उनकी अधिक ठोस व्याख्या इस तरीके से प्रदान की गई है। तो चिकित्सा मानव विज्ञान जो है वो जैव चिकित्सा का मानव विज्ञान है, और इसको जैव सांस्कृतिक पहलू से जोड़ता है। मतलब कि जब हम सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन की बात करते हैं, तो व्यक्तिगत तौर पे या सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट में उसको नहीं देखते हैं। वो जैविक के साथ साथ जो सांस्कृतिक पहलू है, किसी भी समुदाय में बीमारी को लेके, अस्वस्थता को लेके, तो उस जैव सांस्कृतिक पहलू से जोड़ता है, जो कि जिसमें हम कहेंगे अनुकूलन है, गतिशीलता है, जनसंख्या आधारित जो घटनाएं हैं, इनके रूप में स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं की व्यापक समझ प्रदान करता है। इसके बाद हम बात करेंगे एपिडेमोलॉजी की। एपिडेमोलॉजी क्या होती है? दरअसल जो मानव विज्ञान है, वो डेटा संचालित तरीकों का उपयोग करके कोई भी जो हमारी टारगेटेड जो पॉपुलेशन है, जो निर्दिष्ट आबादी है, उसमें स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। मानव विज्ञान का अनुप्रयोग महामारी विज्ञान और मानव वांशिकी यानी कि जेनेटिक्स के क्षेत्र में है। तो जो अप्लाइड मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी है, सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अनुशासन के रूप में विकसित हुई है। हम कह सकते हैं कि जो महामारी विज्ञान और मानव विज्ञान, इन दोनों के बीच का जो अंतर विषयक सहयोग जो है, इस पे रूढ़िबद्ध जो तौर तरीके थे, उनमें जो अनुपयोगी विरोधाभास थे, उस पर अक्सर ही डिस्कशन रहा है। तो जो मानव विज्ञान संबंधी जानकारी किसी विशेष स्वास्थ्य संबंधी घटना के सांस्कृतिक संदर्भ पर प्रकाश डालकर महामारी विज्ञान के परिणामों की व्याख्यात्मक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महामारी विज्ञान जो है, वो मानव विज्ञानी स्वास्थ्य समस्याओं के मूल कारणों को संबोधित करने वाले हस्तक्षेपों को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य चिकित्सकों और नीति निर्माताओं के साथ काम करते हैं। जो मानव विज्ञानी होते हैं, वो जब हम किसी समुदाय विशेष की बात करते हैं, तो वहाँ जो भी
स्वास्थ्य की समस्याएँ हैं, उनके जो मूल कारण हैं और उन 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 मूल कारणों के उन्मूलन के लिए जो हस्तक्षेप डिज़ाइन किए जाते हैं और लागू किए जाते हैं। उस संदर्भ में मानव विज्ञानी सार्वजनिक स्वास्थ्य चिकित्सकों और जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं। जो महामारी विज्ञान है, मानव आबादी में रोग और विकार के वितरण और निर्धारकों का अध्ययन है। ये किसी समुदाय में स्वास्थ्य समस्याओं और प्रकोपों की जड़ तक पहुंचने के लिए डिसीज डिटेक्टिव्स जो होते हैं, उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति है। तो महामारी विज्ञान या पारिस्थितिक दृष्टिकोण चिकित्सा मानव विज्ञान जो है, इसके 5 दृष्टिकोणों में से एक है। ये स्वास्थ्य और बीमारी में जैविक और सांस्कृतिक कारकों की परस्पर क्रिया पर केंद्रित है। मतलब कि जब किसी बीमारी के संदर्भ में बात करते हैं, तो मानव शास्त्री उसे सिर्फ जैविक दृष्टिकोण से ही नहीं देखते हैं, बल्कि उनका जो दृष्टिकोण होता है, वो जैव सांस्कृतिक होता है। मतलब कि किसी भी समुदाय में लोगों का पारिस्थितिकी के साथ जो उनका अनुकूलन होता है और किसी भी अस्वस्थता के संदर्भ में उनका उस पारिस्थितिकी से सामंजस्य बिठाकर जो बीमारी को का इलाज करने का जो तरीका होता है, इस पर मानव शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित होता है। तो ये उन कारकों का अध्ययन करता है जो लोगों में किसी बीमारी के विकसित होने की संभावना को बढ़ाते या घटाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की, यानी कि आणविक मानव विज्ञान। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जिसे हम जेनेटिक एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं, तो ये विज्ञान की एक शाखा है जो मानव विकास का अध्ययन करने के लिए मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो उसका उपयोग करती है। ये मानव फैलाव और जनसंख्या विविधता का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिक विश्लेषण का उपयोग करता है। आणविक मानव विज्ञान और मानवशास्त्री आनुवंशिकी जो है, वो दोनों ही मानव विज्ञान के 2 रिसर्च डोमेन्स हैं, जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स रिसर्च पर ध्यान केंद्रित करते हैं और मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी जो है, वो आणविक आनुवंशिकी उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करता है, जिससे कि मानव और गैर मानवीय फाइलोजेनिक संबंध है, विविधता और लोगों की जो प्रक्रिया है, विविधता में के अनुसार जो प्रक्रिया है, जीन पर्यावरण इंटरेक्शन जो है, और सामान्य और जटिल बीमारियों के लिए जो जेनेटिक रीजंस हैं, आनुवांशिक प्रवृत्ति के पहलुओं से संबंधित जो सवाल होते हैं, उनका जवाब देने में मानव विज्ञानियों की अहम भूमिका रही है। मानव विज्ञान जो है, वो आनुवांशिकी मानव विकास, मानव प्रवासन और हम कह सकते हैं अफ्रीका से बाहर जो प्रसार, मानव भिन्नता और जटिल रोगों में जैव सांस्कृतिक योगदान के संबंध में जांच को संबोधित करने के लिए आनुवांशिकी की अवधारणाओं को, ज्ञान और तरीकों का उपयोग करते हैं। ये मानव शास्त्रीय आनुवांशिकी और मानव आनुवांशिकी मतलब कि एंथ्रोपोलॉजिकल जेनेटिक्स और ह्यूमन जेनेटिक्स के बीच में जो अंतर है, वो ये है कि जो पहला है, वो छोटी प्रजनन रूप में पृथक गैर पश्चिमी आबादी पर जोर देता है, जबकि जो दूसरा है, यानी कि ह्यूमन जेनेटिक्स जो है, वो बड़े शहरी नमूनों पर उनका ध्यान केंद्रित रहता है। जो एंथ्रोपोलॉजिकल जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, वो जनसंख्या आनुवांशिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए आणविक जीव विज्ञान विधियों का उपयोग करते हैं। ये प्राचीन और आधुनिक मानव आबादी के साथ साथ समकालीन प्रजातियों के बीच जो विकासवादी संबंध है, उनका अध्ययन करते हैं। आणविक आनुवांशिकी यानी कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो है, वो जीव विज्ञान का एक क्षेत्र है, बायोलॉजी का, और ये मॉलिक्यूलर लेवल पर जो है, जीन की संरचना क्या है और उसके कार्य क्या है, इसका अध्ययन करता है। तो ये मानव जीन की संरचना और अनुक्रम में परिवर्तन को प्रोटीन फंक्शन में कार्यात्मक परिवर्तन और अंतः स्वास्थ्य और बीमारी से जोड़ने के लिए जो प्रयोगशाला में उपकरण होते हैं, उनके उपयोग करके अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी में ह्यूमन जेनेटिक्स का। आणविक मानव विज्ञान जो है, उसने मानव समूहों में जो प्रवासन और मिश्रण पैटर्न्स हैं, उनको समझने में प्रमुख योगदान दिया है, और इसने आधुनिक मनुष्यों के उदय और प्रसार और पहले के मानव समूहों के साथ उनके संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण और नई अंतर्दृष्टि मतलब इंसाइट्स प्रोवाइड करी हैं। तो इस तरह
अगर हम इसके बाद हम बात करेंगे कि मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसका उसकी क्या भूमिका रही है और किस तरह का योगदान रहा है। तो अगर हम जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको खास तौर पे ये देखा जाता है कि वो किसी देवी का प्रकोप, जैसे कि चिकन पॉक्स हैं, चेचक हैं और खसरा है, इस तरह की जो बीमारियां हैं उनको खास तौर पे अगर हम उत्तर भारत में देखें तो राजस्थान में चेचक है। तो इस तरह की बीमारियों का जो श्रेय है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में देवियों को या किसी प्रकोप को दिया जाता है। मगर जब हम मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी यानी कि चिकित्सीय मानव विज्ञान के संदर्भ में बात करते हैं, और तो हम मानव शास्त्रियों के मत से अगर हम देखें तो उन्होंने ये देखा है कि अलग-अलग समुदायों में रोग के उपचार की जो पद्धतियां हैं वो अलग-अलग हैं। तो इन्होंने इसको 5 प्रमुख प्रमुख प्रकारों में रोग की पद्धतियों को इन्होंने इनका वो किया है, जिसमें कि सबसे पहला है अकेले पारंपरिक चिकित्सा, मतलब कि सिर्फ जो उनका ट्रेडिशनल तरीका है वो किसी भी रोग या अस्वस्थता का इलाज उस पारंपरिक तरीके से करते हैं। जो दूसरा तरीका है वो सिर्फ आध्यात्मिक उपचार है, मतलब कि जिसे हम स्पिरिचुअल हीलिंग कहते हैं, जिसमें कि हम जब हम ट्राइब्स की बात करते हैं, समुदायों की, आदिवासी समुदायों की बात करते हैं, तो उसमें जादू, शमन्स की बात करते हैं हम, विचेस की बात करते हैं, और इसके अलावा रिलीजियस भी कुछ तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था जो कि सिर्फ आध्यात्मिक तरीके से उपचार किया जाता था। इसका एक अन्य भी तरीका है जिसमें कि आध्यात्मिक उपचार के साथ-साथ जो उनकी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब वहाँ पे वो मैजिक और रिलीजन, इसके साथ-साथ जो उनके अपने ट्रेडिशनल तरीके हैं उससे किसी बीमारी या अस्वस्थता का इलाज करते हैं। इसके अलावा जो अगला तरीका है वो वैकल्पिक चिकित्सा का है, और जैव चिकित्सा जो है, जैसे कि हम समकालीन समाज में भी जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हर आदिवासी समाज जो होता है उसके पास पारंपरिक चिकित्सकों का एक समूह होता है, और ये पारंपरिक चिकित्सक जो है वो बीमारियों को ठीक करने के लिए जो उनके अपने जिसे हम कहेंगे इंडिजिनस जो तरीके होते हैं उससे स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। उनकी जो अपनी इंडिजिनस स्ट्रैटेजीज जो होती हैं, हर्बल दवाएं होती हैं, उसके अलावा जो धार्मिक जादुई दृष्टिकोण से का उपयोग करते हैं। तो इन पारंपरिक चिकित्सकों के पास रोग के कारण और उपचार का बुनियादी वैज्ञानिक ज्ञान नहीं है, और वो मुख्य रूप से स्वास्थ्य और बीमारी के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। जो आदिवासी और ग्रामीण समुदाय हैं वो आज भी बायोमेडिसिन प्रणाली के बजाय पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर अधिक जोर देते हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी है, ये जानना भी ज़रूरी है कि जो भारतीय चिकित्सा नीति जो है वो व्यापक रूप से प्लूरलिस्ट है, बहुलवादी है, और ये पूरी तरह से सिर्फ पारंपरिक चिकित्सा पर निर्भर नहीं है, जैव चिकित्सा के लाभों का भी उपयोग करती है ये। इसके बाद हम बात करेंगे अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान किस तरीके से डिजाइनिंग में मदद करता है एंथ्रोपोमेट्री के द्वारा। तो पहले तो ये जानते हैं कि एंथ्रोपोमेट्री दरअसल है क्या। तो ये एंथ्रोपोमेट्री जो है ये मानव शरीर की माप का अध्ययन है, जो कि जीवित मनुष्य या कंकाल पर विभिन्न माप और अवलोकन लेने के लिए वैज्ञानिक तरीके और तकनीक प्रदान करता है। एंथ्रोपोमेट्री जो है वो भौतिक मानव विज्ञान के विशिष्ट और पारंपरिक उपकरण का प्रतिनिधित्व करती है। वर्तमान संदर्भ में भौतिक मानव विज्ञानी धीरे-धीरे मनुष्य के तात्कालिक भौतिक वातावरण के आयाम, अनुपात और आकार के बारे में उनका कंसर्न बढ़ गया है। तो इस कंसर्न ने जो रक्षा बलों के साथ-साथ औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों के लिए मानव आकार तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डिजाइनिंग में एंथ्रोपोमेट्री के ज्ञान का उपयोग करके मानव शरीर के विभिन्न आकारों को के अनुसार फर्नीचर है, विमान का कॉकपिट है, कपड़े हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए जो कपड़े डिजाइन किए जाते हैं, तो इस तरीके के प्रयास किए गए हैं, और ये डिजाइन जो है ये एंथ्रोपोमेट्री के थ्रू के द्वारा किया जाता है। इसके क्या-क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ-कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है? तो डिज़ाइनिंग में मुख्य तौर पे इसका उपयोग किया जाता है। जो डिज़ाइन होती है वो मुख्य रूप से ये मानव
आकर्षण और सहजता के लिए होती है। तो जो डिज़ाइनर्स हैं उनको ये ध्यान रखना पड़ता है कि उनके द्वारा जो उत्पाद डिज़ाइन किए गए हैं वो सही आकार के हों और उपयोगकर्ता के लिए आरामदायक हों। जो डिज़ाइनर्स हैं उन्हें अपने उद्देश्य के अनुसार डेटा और रेखा चित्रों का उपयोग वो करते हैं, जिसमें सभी आयु, समूह, आकार आदि के मनुष्यों की माप शामिल है। डिज़ाइनरों को वो ये भी ध्यान में रखते हैं कि जो उपयोगकर्ता है उसके लिए जो उत्पाद या जो सेवा है वो किस तरह से उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करेंगे और उसका उपयोग और दुरुपयोग ये दोनों ही एक मेजर कंसर्न्स हैं। समकालीन समाज में ये एक मेजर कंसर्न्स हैं। तो जो विभिन्न आबादी के बीच मानव विज्ञान डेटा सेट जो हैं उनके उनमें महत्वपूर्ण भिन्नताएं हो सकती हैं। इन डेटा सेट में भिन्नता समग्र रूप से फैशन उद्योग में की जो मांग होती है उनमें बाजारों में जो कपड़े होते हैं उनकी आकार और सीमा को प्रभावित करती है। जो कुछ ऐसी अवांछित घटनाएँ होती हैं जो उन डिज़ाइनों के परिणाम स्वरूप हो सकती हैं, जैसे कि कोई वर्कफ़ोर्स है तो वो सामान्य मानवशास्त्रीय माप के साथ असंगत हो, अपर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के उपयोग से श्रमिकों को स्वास्थ्य और चोट से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो डिज़ाइन्स होती हैं वैसे तो एंथ्रोपोमेट्री के द्वारा का उपयोग करके जो डेटा सेट्स होते हैं उनके थ्रू जो कपड़े डिज़ाइन किए जाते हैं, जो उपकरण डिज़ाइन किए जाते हैं उनमें कोशिश की जाती है कि ये सारी ही आबादी को फिट इन करें, मगर कभी-कभी कुछ असंगत वजहों से इस तरह की समस्याएँ कभी-कभी सामने आ सकती हैं। तो जो शोधकर्ता जो हैं, वो सामान्य श्रमिक आबादी के लिए सुरक्षा पर जो काम कर रहे हैं, वो एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा की कमी के कारण सैन्य कर्मियों के अध्ययन से प्राप्त डेटा को ही उपयोग करते हैं। और दूसरी ओर जो डाइवर्स वर्कफ़ोर्स है, जो कार्यबल है, उस आबादी के बीच में मानव शास्त्रीय असंगतता मौजूद है और वे मानक सैन्य आबादी से कुछ अलग हैं। तो विनिर्माण उद्योग में काम करने वाले उत्पादन इंजीनियरों के बीच एर्गोनॉमिक्स और अन्य कार्य वातावरण का ज्ञान जो है वो अच्छी तरह से अभी हम कह सकते हैं कि नहीं ज्ञात है उन्हें इस संदर्भ में। तो डिज़ाइनरों द्वारा उपयोग की जाने वाली उपलब्ध जानकारी भी अक्सर कभी-कभी जो होता है वो कमज़ोर रूप से प्रस्तुत की जाती है। तो इसलिए जो कार्य प्रणालियों को डिज़ाइन करने के कार्यों को पूरा करते समय डिज़ाइनर्स जो होते हैं उनको अक्सर मानव ऑपरेटर्स के बारे में एर्गोनॉमिक जानकारी को अपने डिज़ाइन में एकीकृत करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे वर्क स्टेशन डिज़ाइन की। वर्क स्टेशन डिज़ाइन मतलब जहाँ पे ये डिज़ाइन की जो भी कपड़े हैं या जो उपकरण हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एर्गोनॉमिक्स जो है मानव उपयोग के लिए मशीनों की इंजीनियरिंग और ऑपरेटिंग मशीनों के लिए मानव कार्यों की इंजीनियरिंग से इस तरह के क्षेत्रों से संबंधित है। मानव विज्ञान का ये पहलू मुख्य रूप से मानवीय क्षमता और प्रतिबंधों के अनुरूप उपकरण या मशीनी सुविधाओं या कार्य वातावरण को डिज़ाइन करने के तरीकों से संबंधित है। इसके कुछ खास उद्देश्य हैं जो मनुष्य के लिए लाभप्रद हैं, जैसे कि कार्य करने की क्षमता और प्रभाविकता को बढ़ाना। अ इसके अलावा श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और संतुष्टि को बनाए रखना और उसको बढ़ावा देना। उद्योग में वर्कस्टेशन जो है वो प्रत्याशित उपयोगकर्ता के मानव शास्त्रीय माप को कम महत्व देकर बिना सूचना के तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो औद्योगिक कार्य जो हैं वो केंद्र के डिज़ाइन में श्रमिकों के भौतिक आयाम के के जो उचित अनुमान है उसके माध्यम से उत्पादन की प्रभावशीलता और ऑपरेटर की शारीरिक और मानसिक भलाई जो है अगर हम इसका उपयोग सही तरीके से करेंगे तो उनकी शारीरिक और मानसिक भलाई अ, हम प्राप्त कर सकते हैं। कार्यस्थल के जो आयाम है उसमें छोटे बदलावों से श्रमिक की उत्पादकता और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर काफ़ी प्रभाव डाला जा सकता है। अगर हम वर्क स्टेशन को अपर्याप्त मुद्रा के साथ अनुचित तरीके से डिज़ाइन करेंगे तो कई स्वास्थ्य संबंधी खतरों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि निष्क्रिय मांसपेशियों में दर्द हो सकता है और जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय मांसपेशियों में थकावट होगी और जो आउटपुट होगा, वर्क आउटपुट होगा, वो भी डिक्रीज़ करेगा। तो मानव आकार और क्षमता में जो विभिन्नताएँ हैं वो विश्व की जो डिज़ाइन है, उनकी परिस्थितियों में एर्गोनॉमिक अनुमोदन के कार्यान्वयन में प्रमुख बाधाएँ उत्पन्न करती हैं। ये जो डिज़ाइनर्स हैं, उनके लिए एक चुनौती, एक चैलेंज की तरह है कि वे उपयोगकर्ताओं की विविध मानव विज्ञान में अधिकतम फिट होने के लिए विभिन्न आबादी की समस्याओं को हल करें और उनकी जो डिमांड्स हैं, उसको पूरा करें।
कार्यस्थान के आयामों को निर्धारित करने में संरचनात्मक मानव मिति यानी कि जो उनके जो संरचनात्मक जो कैलकुलेशंस होते हैं उसके उस दृष्टिकोण का उपयोग करें। वर्कस्टेशन को डिजाइन करने के लिए उपयोगकर्ताओं की मानव विज्ञान जो उपयोगकर्ता हैं उनकी मानव विज्ञान समझ जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग और विविध श्रम बल है। जो वर्कफोर्स है उनके जो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं अलग अलग एरियाज में, तो उसकी पूरी समझ होना जरूरी है उनके वर्कस्टेशन को डिजाइन करने के लिए। जो औद्योगिक कार्यस्थल स्थल जो है उसमें भौतिक डिजाइन के लिए 4 आवश्यक डिजाइन आयाम हैं। पहला, कार्य की ऊंचाई, मतलब जो उनका कार्य करने का लेवल है वो क्या है, कितना ग्राउंड लेवल से कितना ऊंचा है, इसकी समझ होनी चाहिए। और दूसरी बात, सामान्य और अधिकतम पहुंच क्या है और क्या हो सकती है, या किसी भी जो समुदाय या आबादी जिसको हम जो हमारी निर्दिष्ट आबादी है उसके संदर्भ में पार्श्व निकासी और दृष्टिकोण और आई लेवल जो होता है उसकी भी समझ होना बहुत जरूरी है। तो औद्योगिक कार्य केंद्र को डिजाइन करने के लिए सबसे आवश्यक चीज है कि उनका जो वर्क आउटपुट है उसको ध्यान में रखा जाए। तो उसके संदर्भ में जो उपकरण है जो काम करने के की जो उनका पोस्चर है, मुद्रा, जो पर्यावरण से संबंधित जो जानकारी है उसको एकत्र की जाए। जो एक नया कार स्टेशन है उसको डिजाइन करने के मामले में समान कार्य उपकरण स्थिति से ये जानकारी प्राप्त करना फायदेमंद होगा, क्योंकि तभी बेहतर वर्क स्टेशन डिजाइन किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए जो प्रत्यक्ष अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन, अनुभवी ऑपरेटरों के साथ और इसके अलावा वन टू वन इंटरव्यूज जो होते हैं, एक से एक साक्षात्कार जो होते हैं, इसके अलावा वीडियो टेपिंग, प्रश्नावली, इस तरह की अलग अलग विधियों का उपयोग करके पूरी जानकारी को एकत्र करके एक बेहतर वर्क स्टेशन को डिजाइन किया जा सकता है। तो मानव और उपयुक्त प्रश्नावली जो होती है इसको डिज़ाइन करके और इसका उपयोग करके वर्क स्टेशन को डिज़ाइन किया जा सकता है, और उसके बाद हम इसका एक पायलट कर सकते हैं, एक वर्कफोर्स के साथ एक सर्वे कर सकते हैं, ताकि हमको ये पता चल सके कि जो कर्मचारी हैं वो कितना उनके आराम के संदर्भ में, स्वास्थ्य के संदर्भ में और उपयोग के संदर्भ में उनको जो मौजूदा उपकरण है उससे कितनी आसानी है, या सिस्टम डिज़ाइन के जो परिणाम हैं उसको पूरी तरह से उसको प्राप्त किया जा पाया है, या उसमें किसी और बदलाव की ज़रूरत है। तो इस प्रकार का जो सर्वेक्षण है वो विभिन्न उपकरण या सिस्टम डिज़ाइन और जो उनके आसपास के एनवायरनमेंट से संबंधित है, जैसे कि शोर है, तापमान है, प्रकाश है, कार्यस्थल है, इस तरह के जो पर्यावरणीय कारक हैं उनको सामान्य ऑपरेटर मूल्यांकन की डॉक्यूमेंटेशन या रिकॉर्डिंग करके समझा जा सकता है, जिससे कि ऑपरेटरों को काम करने में जो उनकी शारीरिक, मानसिक मानसिक और दृश्य थकान है उसमें उसके वर्तमान स्तर को उसको कंट्रोल किया जा सके और उसको बेहतर किया जा सके। इसके बाद हम बात करेंगे गारमेंट डिजाइनिंग की। तो एंथ्रोपोमेट्री की एक महत्वपूर्ण भूमिका है गारमेंट डिजाइनिंग में, यानी कि कपड़ा बनाने में, कपड़ों को डिजाइन करने में। एंथ्रोपोमेट्री जो है वो मानव शरीर की स्थिर और गतिशील दोनों स्थितियों का अध्ययन करता है। इसकी जो तकनीक होती है एंथ्रोपोमेट्री की, इसका उपयोग करके शरीर की माप के संदर्भ में जो डेटा है उसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। उन क्षेत्रों में से परिधान की जो डिजाइनिंग है वो भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा परिधान उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आरामदायक और सही फिट वाले परिधानों को डिजाइन करने के लिए डेटा की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में अगर हम देखें, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहां पे एक माप का एक चार्ट दिया होता है साइज का, और वो कुछ ही साइजेस होते हैं जो कि अमूमन अधिकतम आबादी को की जो डिमांड्स होती हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको पूरा करते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा है या जो एंथ्रोपोलॉजी की जो भूमिका है मानव विज्ञान की, वो कितनी महत्वपूर्ण है परिधान डिजाइनिंग में। तो सामान्य तौर पर जो पारंपरिक माप पद्धति है उसका उपयोग करके लिया गया जो मानव शास्त्रीय डेटा है वो डिजाइनरों द्वारा उपयोग किया जाता है। जीवन शैली में सुधार जो है उसने शरीर के आकार में जो सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई है। तो अर्गोनॉमिक जो डिजाइन और कपड़ों में आराम और फिट को बेहतर बनाने के लिए शरीर के आकार और आकृति
में जो भिन्नता होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कि परिधान की डिजाइनिंग को प्रॉपर तरीके से करने के लिए जो विविधताएं हैं लोगों के बीच में, जो आबादी के बीच में, जो आकार में और आकृति में, उसको समझना महत्वपूर्ण है। गारमेंट फिट का उपयोग अक्सर उपभोक्ताओं द्वारा परिधान की गुणवत्ता के मूल्यांकन पद्धति के रूप में किया जाता है। उद्योग में आकार चार्ट, जो एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा के आधार पर शरीर के माप के मानक हैं, उसका उपयोग पोशाक डिजाइन और उत्पादन की पूरी प्रक्रिया में किया जाता है। सटीक एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा लेना और सही फिट के साथ परिधान डिजाइन करना बहुत हद तक एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। खराब फिट का जो परिधान होगा वो अद्यतन मानव विज्ञान डेटा की कमी का ही परिणाम है, जो कई विकसित देशों में सर्वेक्षण या प्रणालियों के माध्यम से मानव शास्त्रीय माप का सत्यापन और अद्यतनीकरण हर 15 से 20 वर्षों में किया जाता है। तो इस आधुनिक दुनिया में जो मैं 3D जो है बॉडी मॉडल को डिजिटाइज करने के लिए 3D अधिग्रहण प्रणाली के नवचार ने मानव विज्ञान अध्ययन के लिए इस ज्ञान का जो प्रभाव है उसमें काफी सुधार किया है। इन वर्षों के दौरान कंप्यूटर से संबंधित प्रौद्योगिकियों की तेजी से विकास और प्रसार ने कई खुदरा विक्रेताओं और डिजाइनरों को आश्वस्त किया है कि पूरे उद्योग का भविष्य जो है वो परिधान के डिजाइन में इस जो एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा है वो इसके सफल इस्तेमाल और संचालन पर निर्भर करता है। अम, इसके बाद हम बात करेंगे शू डिजाइनिंग की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो मानव पैर है उसमें 26 हड्डियां होती हैं, और अगर हम अगर जो शू हम बना रहे हैं, जो जूता बना रहे हैं, अगर उसका आकार सही तरीके से नहीं होगा और माप सही तरीके से नहीं होगी, तो वो जो हमारे शरीर की जो संरचना है उसके लिए हानिकारक हो सकती है। तो जो मानवमिति माप जैसे कि पैर की लंबाई है, चौड़ाई है, इसके आधार पर जूतों को डिजाइन किया जाता है। और अगर ये इन चीजों का ध्यान नहीं रखा जाएगा, लंबाई का, चौड़ाई का, तो जो जूते हैं वो मांसपेशियों को, टेंडन्स जो होते हैं, जो हमारे स्केलेटल सिस्टम के अलावा जो टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, उनके लिए कुछ गंभीर समस्याएं भी पैदा कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि शू डिजाइनिंग में एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो एक बेहतर डिजाइन बनाते हैं, जो कि पैरों में जब हम जूतों का इस्तेमाल करते हैं तो दैनिक जीवन के लिए वो महत्वपूर्ण होते हैं। और यही कारण है कि जो जूते हैं या जो मोजे हैं, सॉक्स जो है, इनके निर्माण में आकार का जो मानकीकरण है वो एक महत्वपूर्ण कंसर्न है। लोगों की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए मानक आकार का विकास आवश्यक है, ताकि अलग अलग आकार चुनने में सुविधा मिल सके जो आरामदायक हो और फिट हो। ये जो उपभोक्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला है उसको संतुष्ट कर सकता है। फुट एंथ्रोपोमेट्रिक माप जो है वो जूता और मोजे दोनों को डिजाइन करने के लिए लागू किए जाते हैं, और विशिष्ट आबादी के जो नमूने हैं उनका प्रतिनिधित्व करे इस तरीके की माप होनी चाहिए, जिसमें कि बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो जूते हैं, परिधान हैं, इनके जो आकार हैं वो एज पे डिपेंड करता है, वो रेस पे डिपेंड करता है, वो रीजन, क्षेत्र पे डिपेंड करता है, इन सब से प्रभावित होते हैं। तो इसलिए कई भिन्नताओं के कारण अलग अलग स्थानों के लिए ये जो माप हैं, आकार हैं, ये अलग अलग होंगे। अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की। तो फिजियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की कई एक सब डिसिप्लिन है, उपशाखा है। 1960 के दशक के अंत तक मानव विज्ञान का जो ये अनुशासन है, ये एक मोज़ैक जैसी संरचना में विकसित किया गया था। और इस विज्ञान की सैद्धांतिक अवधारणाओं के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो इस विविधता के अलग अलग टुकड़ों के साथ उन्होंने बनाना शुरू किया था। शारीरिक मानव विज्ञान के अनुसंधान में व्यक्तिगत जीव विज्ञान की प्रक्रिया और जनसंख्या जीव विज्ञान की प्रक्रिया का संबंध है। व्यक्तिगत सोच का महत्व और आदर्श मनुष्य, इस तरह की जो अनिवार्यतावादी धारणा जो है उसकी कमी, और वर्तमान में ये समझना कि सभी जो भी आबादी है, जितनी भी, वो बहुरूपी है, और इन प्रक्रियाओं के उपयोग के माध्यम से शारीरिक मानव विज्ञानी जो है वो पहले से ज्यादा जागरूक हुए हैं।
जो फिजियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने विज्ञान का जो वैचारिक ढांचा है, जो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, उसके विकास के साथ साथ उसकी विशेषता बताते हुए एक कीवर्ड्स का एक सेट उन्होंने डेवलप किया है, विकसित किया है, जैसे कि तकनीकी अनुकूलता, पर्यावरणीय अनुकूलनशीलता, कार्यात्मक क्षमता, संपूर्ण शरीर समन्वय और शारीरिक बहुरूपता। तो जब हम सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज के रूप में बात करते हैं, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है इसको आज समकालीन समाज में, और समकालीन क्या, आदि मानव के समय से, जब से विकास की अवधारणा अनुप्रयुक्त हुई है, तब से सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज जो हैं उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों को ही चुना गया है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम इसमें और बेहतर अनुकूलन करें। तो इस प्रकार की क्षमता को शारीरिक मानव विज्ञानी तकनीकी अनुकूलनशीलता के रूप में जानते हैं। ये एक ऐसा कारक है जो मनुष्य के भावी जीवन परिवेश पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। ये अनुकूलनशीलता जो है वो कृत्रिम पर्यावरण के एक व्यापक क्षेत्र को कवर करती है, जैसे कि शहर, आवास, कंप्यूटर, परिवहन, दूरसंचार, परिष्कृत सूचना प्रणाली, ये सब इसमें शामिल हो सकते हैं, जो आधुनिक जीवन के लिए आवश्यक हैं। और निकट भविष्य में मनुष्य को अंतरिक्ष स्टेशन में जीवन के लिए अनुकूलन करना पड़ सकता है। इस तरह की संभावनाएं भी हैं। इसके बाद जब हम कार्यात्मक क्षमता की बात करते हैं, तो अगर हम सतही रूप से, तो गैर स्पष्ट या अव्यक्त तरीके से अगर हम देखें, तो अत्यधिक कार्य क्षमता जो है कार्यात्मक क्षमता के घटक के रूप में उसको परिभाषित किया जाता है। जैसे कि कुछ तनावों के विरुद्ध होमोस्टैटिस को एक समन्वित प्रतिक्रिया द्वारा बनाए रखा जाता है, जिससे कि शरीर की कार्यात्मक समायोजन प्रणाली जो है वो उसमें शामिल होती है। प्रकट घटक जो है उसका एक विशिष्ट फेनोटाइपिक, जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रकट या एक विशिष्ट विविधता का प्रतिनिधित्व करता है, उसमें शारीरिक बहुरूपता के रूप में उसे हम जानते हैं। पर्यावरणीय कारकों का जो है उसमें का प्रभाव जो है वो प्लास्टिक प्रकृति का होता है, चाहे वो शारीरिक बहुरूपता जीन और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित हो। परिवर्तन प्रणाली का निर्माण और प्रभाव जो है वो प्रकट कार्य की सीमा और विविध उप प्रणाली या तत्व जो होते हैं उसके कार्यों का जो आउटपुट है उसका उसके वितरण से होता है। तो ये सामूहिक रूप से समकालिक प्रतिक्रियाओं के निश्चित पैटर्न को ढालते हैं, जहां समन्वय प्रणाली सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, और इसे संपूर्ण शरीर समन्वय के रूप में जाना जाता है। मतलब जो टोटल अडेप्टेशन होती है उसके संदर्भ में, उसके तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो जो समूहों की अनुकूलनशीलता है, जो अडेप्टेशन है, उसका जो दृष्टिकोण से पर्यावरणीय अनुकूलनशीलता और तकनीकी अनुकूलनशीलता पर जब चर्चा करते हैं, तो उसमें शारीरिक बहुरूपता, कार्यात्मक क्षमता और पूरे शरीर के समन्वय, इन 3 अवधारणाओं का उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि जब हम इकोलॉजिकल अडेप्टेशन की बात करते हैं और टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेशन की बात करते हैं, तो उसके जो घटक होते हैं, जो महत्वपूर्ण घटक होते हैं, फेनोटाइपिक डिफरेंसेस, जो शारीरिक बहुरूपता होती है, उसकी जो कार्यात्मक क्षमता होती है, और जो टोटल अडेप्टेशन होती है। तो हम मानव विविधता की जो प्रकृति है और इसके अर्थ पर हम विचार जब हम करेंगे, तो हम इन घटकों पर का समन्वय करके विचार करेंगे। तो फिजियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो धीरे धीरे विकसित होने वाला विज्ञान है, और इसका उद्देश्य जो है वो व्यापक अर्थों में मानव शारीरिक विशेषताओं को स्पष्ट करना है। और इस संदर्भ में ये भी देखा गया है कि शारीरिक मानव विज्ञान जो है वो मौलिक प्राकृतिक विज्ञानों के लिए उपयुक्त है। जैसा कि हम देख चुके हैं, जो फिजियोलॉजिकल जो एंथ्रोपोलॉजी है, तो जांच के जो प्राथमिक परिणामों में अनुप्रयुक्त विज्ञान और विनिर्माण उद्योगों सहित कई अन्य क्षेत्रों में मानव विशेषताओं पर मूल्यवान जानकारी देखी जाती है। इस प्रवृत्ति को जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए मानवीय क्षमताओं के बारे में ज्ञान और सामाजिक आवश्यकताओं के प्रतिबिंब के रूप में समझा जा सकता है। मतलब कि जो ये अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का जो ये सब डिसिप्लिन है, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि कोई भी समुदाय या उस समुदाय के जो लोग हैं, उनके जीवन में, उनकी जीवन जो है उसकी क्वालिटी को हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से सुधार सकते हैं, मानव क्षमताओं को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, और जो उसकी सामाजिक जो आवश्यकताएं हैं उसके बारे में हम जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। तो
हम ये कह सकते हैं कि शारीरिक मानव विज्ञान को विश्व में मानव क्षमताओं पर जानकारी के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखा जाता है, जो इतिहास में किसी भी चीज़ के विपरीत है। जो इतिहास में हम वैज्ञानिक जो विभिन्न क्षेत्रों में मनुष्यों पर अनुसंधान करने में जो लगे हुए हैं, मानव अनुसंधान करने में लगे हुए हैं, तो उनका उद्देश्य क्या होता है कि वो जीवन की गुणवत्ता में सुधार करें। उनके जो शारीरिक मानव विज्ञान में किए गए जो अलग-अलग विभिन्न व्यावहारिक जो शोध हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि उनका जो दृष्टिकोण है वो मानव शारीरिक विशेषताओं का उपयोग करना है। तो हम कह सकते हैं कि शारीरिक मानव विज्ञान को विकास की दर न केवल सामाजिक आवश्यकताओं के कारण बढ़ रही है, बल्कि विज्ञान के विचार और पद्धति में जो प्रगति हुई है, उस कारण भी इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब हम बात करेंगे किनेंथ्रोपोमेट्री की और उसके एप्लीकेशंस की। तो किनेंथ्रोपोमेट्री जो है वो शारीरिक मानव विज्ञान का एक विशेष उपअनुशासन है, सब डिसिप्लिन है, जो खेलों के अध्ययन से संबंधित है। शारीरिक मानव विज्ञान की जो ये शाखा है, ये परिपक्वता, पोषण और शरीर की संरचना को ध्यान में रखते हुए जो टोटल मोटर एक्टिविटीज़ हैं, जो शरीर की मोटर एक्टिविटीज़ हैं और कार्य क्षमता से संबंधित के संबंध में व्यक्ति की शारीरिक संरचना पर चर्चा करती है। 1972 में बिल रॉस ने किनेंथ्रोपोमेट्री ये जो शब्द है इसको कॉइन किया था और ऐसे कई कारक हैं जो विभिन्न खेल आयोजनों में किसी व्यक्ति के प्रदर्शन के लिए ज़िम्मेदार होते हैं और उसके बदले में हम कह सकते हैं सभी कारक जो है आनुवांशिक संरचना और पर्यावरण दोनों पर ही निर्भर करते हैं। तो ये निर्विवाद है कि किसी व्यक्ति में जीन और पर्यावरण के बीच में जो परस्पर क्रिया है, इससे जो निर्मित होने वाले अवलोकन योग्य लक्षणों के विकास में आनुवांशिकी की बड़ी भूमिका होती है, जिसे फेनोटाइप के रूप में भी जाना जाता है। एक खिलाड़ी की उपलब्धि के पीछे जिम्मेदार मुख्य कारक जो हैं वो उसका आकार, उसकी काया, शारीरिक संरचना, उसके अलावा शक्ति, गति, कौशल, उसकी जो कार्डियो संवाहिनी अनुकूलन, इस तरह के जो जिनको भी अधिक तो के कारण है। ये सब तथ्य है कि इसके तो इसके जो मेन फ़ोकस है, जो उसका गोल है, वो यही है कि वो जो भी खिलाड़ी हैं, उनके जीनोटाइप की जो पूर्ण क्षमताएँ हैं, उसको अचीव करने में उनकी मदद करें। किन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं, वो उन व्यक्तियों का चयन करते हैं, जिनकी आनुवांशिक संरचना किसी विशेष खेल के लिए आदर्श होती है। शारीरिक गतिविधियों के समन्वय के लिए मांसपेशियों की ताकत ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा कुछ विशेष खेलों में दूसरों की तुलना से बेहतर क्षमता रखने वाले खिलाड़ियों का चयन करना शारीरिक मानव विज्ञानियों का एक प्रमुख कर्तव्य है। क्योंकि प्रशिक्षण और अन्य बाहरी जो प्रभाव होते हैं किसी रूपात्मक स्थिति में केवल जीनोटाइप द्वारा निर्धारित संकीर्ण सीमाओं के भीतर ही बदल सकते हैं। तो भौतिक मानव विज्ञानी उन व्यक्तियों पर न्यूनतम खर्च में कटौती करके जो वित्तीय नियंत्रण में भी मदद कर सकते हैं, जो केवल उनके खराब मानवशास्त्रीय मानकों के कारण और किसी विशेष खेल के लिए कम फिट हैं। तो भौतिक मानव विज्ञानी जो हैं वो किसी विशेष खेल आयोजन के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन करने के का जो निर्णय है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। असमान जैव रासायनिक निर्धारकों के उल्लेखनीय स्तर को बनाए रखने के लिए जीनोटाइपिक जो क्षमता है उसको संशोधित करना ये अव्यवहार्य है
तो इसलिए अच्छे परिणामों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की आनुवांशिक रूप से निर्धारित रूपात्मक शारीरिक स्थिति को महत्व देना ही ज़्यादा बेटर है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो किनेंथ्रोपोमेट्री है, इसकी जो टेक्निक्स हैं, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं, उन्होंने अलग-अलग मनुष्यों के जो सोमैटोटाइप्स हैं, उनको कैटेगराइज़ करने के लिए, उनको वर्गीकृत करने के लिए और सही के खेल में के लिए उनको कि उपयुक्त व्यक्ति का चयन करें, इसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। शरीर की कुछ ऐसी संरचनाएँ हैं जो पर्यावरणीय प्रभाव पर निर्भर करती हैं, सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करती हैं, आनुवांशिक संरचना, पोषण, व्यायाम इन सब पर निर्भर करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो खिलाड़ियों की जो शारीरिक संरचना है, उसका अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि ये निष्कर्ष निकाला गया कि कम वसा लेकिन भारी मांसपेशियों वाले एथलीट जो हैं, वो कुछ प्रतिस्पर्धी खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। जबकि वसा ऊतक यानी कि फैट्स जो होते हैं, उनकी काफ़ी मात्रा वाले एथलीट्स को स्थिर वज़न के कारण बढ़ती हुई ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप कूदने, दौड़ने आदि जैसी गतिविधियों में कमी आती है। तो वसा अतिरिक्त उछाल प्रदान करके और पानी के खेलों में खेलों में गर्मी के में इस तरह के जो खेल होते हैं, उसमें जो लागू आयाम है, उसमें प्रदर्शन में कमी लाता है। तो शरीर और शारीरिक संरचना के अलावा सोमैटोटाइप भी विभिन्न खेलों के लिए निर्णायक कारक होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बदले में जो प्रशिक्षण में जो कारक होते हैं, वो निर्भर करते हैं अलग-अलग व्यक्तियों पे अलग-अलग तरीके से। जो शारीरिक मानव विज्ञानी हैं, वो एक विशेष सोमैटोटाइप के लिए उपयुक्त मानव विज्ञान तकनीकों का उपयोग करके खेल उपकरण डिजाइन करने में लाभकारी भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करेंगे फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की। अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान में की फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में क्या भूमिका है और कितना महत्वपूर्ण है। फोरेंसिक मानव विज्ञान जो है, वो भौतिक या जैविक मानव विज्ञान का अनुप्रयुक्त उपअनुशासन है, सब डिसिप्लिन है। फोरेंसिक मानव विज्ञानी जो होते हैं, वो आधुनिक मानव कंकाल भिन्नता को अपने ज्ञान का उपयोग कानून प्रवर्तन को अज्ञात मृतकों की पहचान करने में मदद करने के लिए करते हैं और अगर संभव हो तो उस व्यक्ति की मृत्यु के आसपास की परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं। जो अमेरिकन बोर्ड ऑफ फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी को कानूनी प्रक्रिया के लिए भौतिक या जैविक मानव विज्ञान के अनुप्रयोग के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें कि कहा गया है कि भौतिक या जैविक मानव विज्ञानी जो हैं, वो फोरेंसिक में विशेषज्ञ हैं। वे मुख्य रूप से मानव कंकाल पर अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैविक मानव विज्ञान के अंतर्गत फोरेंसिक मानव विज्ञान कंपैरेटिवली अभी एक यंगर डिसिप्लिन है, एक नया क्षेत्र है। फोरेंसिक मानव विज्ञान के विकास को 3 अवधि में विभाजित किया गया है, जो जिसे हम कह सकते हैं 3 जो उसकी अवधियाँ हैं। प्रारंभिक अवधि जिसको 1800 से 1938 तक, उसके बाद कंसोलिडेशन पीरियड समेकन अवधि जो है 1939 से 1971 तक और आधुनिक अवधि जो है वो 1972 से लेकर वर्तमान तक। तो पहले हम बात करेंगे इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इन 3 अलग-अलग अवधियों के बारे में। जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है फोरेंसिक मानव विज्ञान को हमने 3 जिन अवधियों में वर्गीकृत किया है, वो जो विशेष घटनाएँ या जो डिसिप्लिन के जो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के द्वारा चिह्नित किए गए हैं। ये 3 कालखंड जो कि प्रारंभिक अवधि, प्रारंभिक काल, समेकन काल और आधुनिक काल है। तो शुरुआती दिनों के दौरान फोरेंसिक मानव विज्ञान का अभ्यास जो है, वो शरीर रचना विज्ञानियों, चिकित्सकों और कुछ भौतिक मानव विज्ञानियों तक ही सीमित था, जो मुख्य रूप से विश्वविद्यालय के प्रोफेसर या संग्रहालय क्यूरेटर्स जो थे, उसमें वो लोग मुख्य रूप से काम करते थे। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है, उसमें फोरेंसिक पहलुओं में औपचारिक तरीकों या निर्देशों का अभाव था और कानून प्रवर्तन के लिए कंकाल अवशेषों के मामलों में पर कभी-कभी चिकित्सकों से परामर्श लिया जाता था। बात करेंगे प्रारंभिक काल की, जो कि सन 1800 से शुरू हुआ था। फोरेंसिक मानव विज्ञान जो है, उसकी उत्पत्ति 1849 में डॉक्टर जॉर्ज पार्कमैन की हत्या से इस घटना से ही इस फोरेंसिक मानव विज्ञान का प्रारंभिक काल माना जाता है। इस घटना के संदर्भ में अगर बात करें तो हार्वर्ड के एक रसायन के प्रोफेसर थे जॉन वेबस्टर।
कहा जाता है कि उन्होंने डॉक्टर जॉर्ज पार्कमैन की हत्या की थी और उनके शरीर के कुछ हिस्सों को जो विज्ञान प्रयोगशाला में रखा था और बाकी जो उनका सर था उसको जला दिया था। तो हार्वर्ड जो है वो शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर ओलिवर वेंडल होम्स और जेफरीज वाइमन ने डॉक्टर पार्कमैन की मौत की जांच की और सुझाव दिया कि जो कंकाल है वो जॉर्ज पार्कमैन का ही है। जो भट्टी जिसमें उनका सर जलाया गया था उसमें जो डेंचर थे उनका जब दांतों से उनका मिलान किया गया तो उसके इससे जो रिजल्ट निकला उससे वेबस्टर जॉन वेबस्टर जो थे जो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे उनको ही हत्या का दोषी ठहराया गया और प्रारंभिक अवधि के दौरान हार्वर्ड के शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर थॉमस ड्वाइट जो हैं उन्होंने मानव कंकाल की पहचान के विषय में बड़े पैमाने पर प्रकाशन किया जिसने फोरेंसिक मानव विज्ञान के डिसिप्लिन को स्टार्ट किया और 1878 में उनके अग्रणी निबंध जो है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन अ मेडिको लीगल स्टडी में उम्र कद के आकलन से संबंधित अन्य प्रकाशनों के लिए उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में फोरेंसिक मानव विज्ञान के जनक के रूप में भी उनको श्रेय दिया जाता है। तो उनके जो लेख थे और निबंध थे वो अपनी तरीके के पहले लेख थे जो कि फोरेंसिक स्थितियों फोरेंसिक साइंस में जिनको लागू किया गया था। इनके इस इसके इससे संबंधित अगले काल के संदर्भ में हम बात करेंगे जिसमें कि हम कंसोलिडेशन पीरियड की बात करेंगे और उसके बाद हम मॉडर्न एरा की बात करेंगे अपने अगले सत्र में। धन्यवाद।